आपका जो मेन चैप्टर का नाम है क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? सबसे पहले तो ये समझना ठीक। कहता कि सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या? दो वर्ड है यहाँ पर। एक है रासायनिक अभिक्रिया, क्या? समीकरण। यानी जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया कर भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब क्या कहलाता है? वो प्रक्रिया। वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो देखो बच्चों, क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में कितने भाग होते हैं? दो भाग। दो भाग कौन कौन? एक होता है अभिकारक और दूसरा क्या होता है? प्रतिफल। अभिकारक किसे कहते हैं? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है, उसको क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिफल कहते हैं। जिसको हम लोग ऐसे सूचित किए थे, A प्लस बी। हाँ, तीर का चिन्ह बराबर नहीं, तीर का चिन्ह C प्लस डी। ये बच्चों जो तीर का जो चिन्ह है ना, ये दर्शाता है किस ओर हो रही है। ये तीर का बहुत मायने है कि ये दोनों अभिक्रिया करके, यानी ये आपका क्या हो गया? अभिकारक। और अभिक्रिया करने के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बना है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल। और ये जो तीर का चिन्ह जो है ना बच्चों, ये क्या आपको दर्शा रहा है? ये अभिक्रिया इस ओर हो रही है। किधर? बायां से दायां, बायां से दायां की ओर हो रही है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे है कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं? मुख्यतः दो भाग। कौन कौन? अभी जस्ट बताए हैं। एक होता है अभिकारक। हाँ, तो किसे कहते हैं? कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नया पदार्थ बनाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अभिकारक। और दूसरा क्या? प्रतिफल। कहता कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ क्या कहलाता है? प्रतिफल कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे में कार्बन है प्लस क्या है? ऑक्सीजन है, ये बन जाता है क्या बच्चों? CO2। ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है ना बच्चों, ये अभिक्रिया में क्या किया है? भाग लिया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और ये जो नया पदार्थ बना है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रतिफल कहेंगे। और ध्यान रखना कि अभिकारक और प्रतिफल का दोनों का गुण भी क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। अब देखिए कैसे। कार्बन क्या है? ठोस रूप में। कार्बन किस रूप में मिलता है? ठोस रूप में। और ये ऑक्सीजन क्या है? गैस रूप में। यानी क्या? ठोस और गैस मिला तो क्या बन गया इधर? CO2। CO2 भी किस रूप में रहता है? गैस के रूप में। किसके रूप में रहता है? तो दोनों का गुण क्या है? अलग अलग है कि नहीं है? क्योंकि इधर ठोस और गैस मिल रहा है और उधर बन क्या रहा है? गैस बन रहा है। जैसे मान के चले, देखिए हाइड्रोजन प्लस क्या? ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? जल का निर्माण बनता है। जल का निर्माण होता है ना? कैसे का निर्माण होता है? जल का। अब हाइड्रोजन क्या है? गैस रूप में। हाँ, और ऑक्सीजन भी क्या है? गैस रूप में। लेकिन ये जल अभिक्रिया के बाद क्या है? किस रूप में? दोनों का गुण क्या है? अलग अलग है कि नहीं? ये जो आपका है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रूप? क्या? अभिकारक है। ये क्या है आपका? और ये आपका क्या है? प्रति। इस प्रकार से बच्चों क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग? दो भाग। एक होता है अभिकारक, दूसरा क्या होता है? प्रतिफल। अभिकारक किसको कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब जो अगला है, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता। अब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उसकी क्या गुण है या उसकी विशेषता क्या है? तो पहला कहता है, पॉइंट देखिएगा, कहता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। गैस का उत्सर्जन होता है, गैस का,
जिसे उस तत्व के दाईं ओर ऊपर की दिशा में तीर चिन्ह लगाकर से तीर चिन्ह से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। समझिए क्या कहता है, कहता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का उत्सर्जन होता है। तो पहचानेंगे कैसे गैस का उत्सर्जन हो रहा है, तो गैस यदि निकलेगा तो जो गैस निकलेगा ना उसके बगल में ऊपर की ओर क्या रहेगा, तीर का चिन्ह लगा रहेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, समझिएगा, जैसे एग्जांपल है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ये क्या होता है, टूटता है, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या, CO2, ये और इसके बगल में इस प्रकार का तीर का चिन्ह लगा। इसका मतलब क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। उत्सर्जन मतलब बाहर निकल रहा है। अभिक्रिया के फलस्वरूप ये जो CO2 बन रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हो रहा है, निकल रहा है। कहां पर, इस वायुमंडल में। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। दूसरा कहता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल में अवक्षेप के रूप में बचता है। अवक्षेप का मतलब क्या, कोई पदार्थ कुछ बचता होगा, जिसको कैसे दर्शाते हैं, नीचे का तीर। अब समझिएगा, जिसको क्या, नीचे की ओर तीर से दर्शाया जाता है। कि सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड। क्या चीज, सिल्वर क्लोराइड का क्या, सिल्वर क्लोराइड का क्या अवक्षेप बचता है। अवक्षेप को क्या चीज के, नीचे तीर, और प्लस क्या बनता है, सोडियम क्या, नाइट्रेट बनता है। यहां जो बच्चों जो नीचे का तीर जो लगा है ना, वो आपको क्या चीज का दर्शाता है, अवक्षेपण का। अवक्षेपण मतलब क्या, कि कुछ न कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ बचा होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, बचा होगा। तो दो गुण समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषता है। पहला क्या विशेषता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन होता है। अब पहचानेंगे कैसे, तो गैस के उत्सर्जन के लिए तो जो गैस उत्सर्जित होगा उस गैस के बगल में क्या रहेगा, तीर का चिन्ह ऊपर की ओर लगा रहेगा। दूसरा कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप प्राप्त होता। अवक्षेप का मतलब क्या, कुछ न कुछ बचता है। तो वो जो अवक्षेप को कैसे पहचानेंगे, तो उसका चिन्ह क्या होता है, तीर नीचे की ओर होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, ये आप एग्जाम्पल उतार सकते हैं। इसका नाम भी लिखना आप लोग, तो क्या, कैल्शियम, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। और ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्या आपका, कार्बन डाई ऑक्साइड। ये क्या आपका, सोडियम क्या, क्लोराइड। ये क्या आपका बच्चों, सिल्वर क्या, नाइट्रेट। ये आपका क्या है, सिल्वर क्या, क्लोराइड। और ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट। ऐसे ठोस द्रव गैस को जो है ना, ठोस को क्या चीज से S लगा रहता है, हाँ, गैस का G और द्रव का LIQ, लिक्विड लगा रहता है, ऐसे वर्ड रहता है, ठीक है ना। ये पहचान है, ये किस का, सॉलिड, सॉलिड S से, सॉलिड मतलब ठोस की बात कर रहा है, गैस, हाँ,
गैस की बात कर रहा है, और लिक्विड मतलब द्रव की बात कर रहा है। तो ये सब भी आपको क्या पहचान आना चाहिए कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगला देखिए इसका विशेषता क्या है बच्चों। अगला जो विशेषता है क्या कहता है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग परिवर्तन होता है। जैसे अब आप लोग जाइएगा मार्केट में, आप लोग प्रयोग करना चाहते तो कल लेके आ सकते हैं, पैसा हमसे ही ले लीजिएगा आप लोग, लेकिन सामान लेकर के आइएगा। किसी भी मेडिसिन दुकान में चले जाइएगा, उसको बोलिएगा क्या कि पोटेशियम परमैंगनेट दीजिए। आप लोग देखते होंगे मछुआरा को, मछुआरा मतलब समझते हैं ना, मलाह जाति को, वो क्या करता है पोखरी में, पोखर में, हाँ, एक लाल रंग का क्या होता है द्रव बनाता है। पानी में पाउडर आता है, वो पाउडर क्या कर देता है, घोल देता है। वो क्या करता है, घोल देता है, और वो क्या हो जाता है लाल, पूरा लाल हो जाएगा। और पोटेशियम परमैंगनेट का डॉक्टरी में भी उपयोग होता है, ठीक है ना। डॉक्टर भी उसका क्या करते हैं, पेशेंट का उपयोग करने के लिए कहते हैं। अब कैसे कहेगा, इस पोटेशियम परमैंगनेट का जो उपयोग होता है ना बच्चों, जहां पर दांत खाद खुजली होता है ना, वहां पर इसको कहता है क्या, घोल करके लगाने के लिए। तो ये जो काम करता है ना, क्या काम करता है, वो आगे बढ़ने ही नहीं देता है। यानी यदि इतना दूर खुजली है, दाद है, तो ये इतना ही दूर रहने देगा, इसको इधर बढ़ने नहीं देगा, ऐसा होता है। ये पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ना बच्चों, जब इसके घोल में पानी में इसको क्या किया, मान के चलिए ये हमारा क्या है, मान के चलिए क्या हमारा कप है, ठीक है ना। इसमें हमने थोड़ा सा क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट को मिला दिया। इसका रंग क्या हो जाएगा, बैगनी कलर का। क्या हो जाएगा, बैगनी कलर का। जैसे ही बैगनी कलर का होगा, और इसमें जैसे ही नींबू का रस डालिएगा, इसका जो बैगनी कलर है ना, वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यानी क्या कि कुछ रासायनिक विक्रिया के फलस्वरूप रंग परिवर्तन होता। कल आप लोग मार्केट से लेके आइएगा, पैसा हमसे ले लीजिएगा, और कल आपको हमको प्रयोग करके क्या करेंगे, इसको दिखा देंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट में नींबू का रस डालने पर उसका रंग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यानी जो बैगनी कलर का रंग था ना, वो क्या हो गया, सफेद हो गया। तो क्या बताएं, तो देखिए यहां पर क्या कहा था कि पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस डालने पर विलयन का बैगनी रंग क्या हो जाता है, धीरे धीरे गायब हो जाता है। यही बात हम आपको बता रहे थे कि यदि पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन है, उसमें नींबू का थोड़ा थोड़ा रस गारो, जो उसका बैगनी रंग है ना, वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, सफेद रंग का हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या कि रासायनिक अभिक्रिया में रंग भी परिवर्तन होता। क्लियर है। चौथा पॉइंट कहता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। हाँ, ताप में परिवर्तन का मतलब क्या कि कुछ उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है, कुछ उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। हाँ, अब देखिए बताते हैं उष्मा क्षेपी क्या होता है, उष्मा शोषी क्या होता है, पहले तो समझते हैं। कुछ कहता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। अब देखिए ताप में परिवर्तन का मतलब क्या, कम होगा तो ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो यही होगा ना, तो ही ताप में परिवर्तन हो सकता है ना। या तो कम है तो, या ज्यादा है तो। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग घर को पेंट करने के लिए खली चूना का उपयोग करते हैं, घर को रंगने के लिए। अब ना मान के चलिए रंग पेंट आने लगा है, हाँ, लेकिन पहले जो क्या था ना बच्चों, कि अधिकांश बड़े बड़े जो बहुत धनिक धनिक थे, उनका भी घर कली चूना से ही क्या होता था, पुताई होता था। कली चूना समझते हैं ना, चूना नहीं समझते हैं तो बाजार में मिलता है, ढेला के रूप में मिलता है, या पिसा हुआ भी मिलता है, ठीक है ना। वो चूना को बाजार से ले आइए, हाँ, और उस चूना को क्या कीजिए, ठंडा जल में, जो जल है हम लोग जो नॉर्मल जल होता है, उस जल में उसको क्या कीजिए, डालिए, और उसके ऊपर हाथ रखिए, देखिएगा कि
आपका हाथ क्या होगा, जैसे भाप मारेगा। इसका मतलब क्या है कि उसमें से उष्मा निकल रहा है कि नहीं? उसमें से क्या हो रहा है, उष्मा निकल रहा है, यानी क्या, ताप में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ताप में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, हाँ, अब जैसे बर्फ ले लीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दीजिए, बर्फ क्या हो जाता है, पिघल जाता है। पिघलता है ना, पिघलता है कि नहीं पिघलता है। तो पहले क्या था, ठंडा था, अब पानी क्या, तापमान क्या हो गया, गर्म हो गया। ध्यान रखिएगा, गर्म होता है तभी पिघलता है, यानी क्या, दोनों क्रिया होता है। यानी ठंडा से गर्म भी होता है और गर्म से क्या होता है, ठंडा भी होता है। तो पहले चूना क्या था, ठंडा था। चूना को जब छूते हैं तो हम लोग ऐसे नॉर्मल ठंडा रहता है। जैसे ही उसको पानी में डालते हैं उसमें से भाप निकलना चालू हो जाता है। उसमें से भाप निकलना क्या होता है, चालू होता है, यानी तापमान क्या हो गया, बढ़ गया। तापमान क्या हो गया, बढ़ गया। दूसरा, जैसे ही हम लोग बर्फ तो यूज करते हैं, तो शुरू में बर्फ जब छूते हैं तो क्या रहता है, ठंडा रहते हैं, और ठंडा रहता है ना, जब बर्फ को छूते हैं तो क्या रहता है, ठंडा रहता है। और कुछ देर के बाद उसी बर्फ जो पिघला हुआ पानी है उसको छूते थे, क्या उतना ठंडा रहता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यानी क्या, दोनों क्रिया होता है। कौन कौन क्रिया, एक उष्मा का निकलना, एक उष्मा का कम होना। यानी क्या, ठंडा से गर्म और गर्म से ठंडा, ये दोनों क्रिया होता है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया। अब उष्मा छेपी उष्मा शोषी क्या होता है, तो उष्मा छेपी किसको कहते हैं, जिसमें से रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उष्मा क्या होता है, निकलता है, उसको क्या कहते हैं। और उष्मा शोषी, जिसको रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए हमको बाहर से क्या करना पड़ता है, उष्मा देना पड़ता है, बाहर से उष्मा देना पड़ता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, उष्मा शोषी कहेंगे। क्या कहेंगे, मतलब क्या कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया होगा, उष्मा निकलेगा, और इसको रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए हमें इसमें क्या देना पड़ेगा, उष्मा देना पड़ेगा। कैसे, तो देखो जनरली जल क्या है, हम लोग को उपलब्ध है, लेकिन जल बनाने के लिए, जल बनाने के लिए जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाएंगे ना, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या जल बन जाएगा, नहीं, उसको अधिक ताप की आवश्यकता होती है, तब जाकर के क्या होता है, जल का निर्माण होता है। अब है, कहता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। कहता है कि कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिसमें क्या होता है, उसका अवस्था ही बदल जाता है। अवस्था का मतलब क्या, ठोस रहेगा तो द्रव में, द्रव रहेगा तो गैस में या ठोस में बदल सकता है। हाँ, जैसे बताते हैं, जैसे देखो, जैसे मोमबत्ती को जलाते हैं, क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, मोमबत्ती है। जैसे हम मोमबत्ती को क्या किए, जलाए, तो जलाने के बाद क्या होता है ना, इसका अवस्था क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये पिघल पिघल कर पिघल पिघल कर पिघल पिघल कर ये क्या होता है, पिघल कर किस रूप में, द्रव रूप में बदलता है। किस रूप में, द्रव रूप में। इस प्रकार से ये 5 को जो था ना, ये क्या था, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं बोलिए या उसकी गुण बोलिए, विशेषताएं या गुण, ये याद रखिएगा। क्या क्या आपका पहला गुण था, पहला गुण क्या था कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है, दूसरा क्या था कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप के रूप में कुछ बचता है। तीसरा क्या था कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, रंग परिवर्तन होता है। क्या होता है, रंग परिवर्तन हो जाता है, यानी क्या, पहले कुछ और रंग का था, अभिक्रिया किया तो कुछ और रंग में बदल गया। चौथा पॉइंट क्या था आपका कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में, हाँ, ताप का परिवर्तन होता है। ताप का परिवर्तन मतलब क्या, या तो उष्मा निकलेगा या उष्मा हमको देना पड़ेगा। उष्मा निकलेगा तो एग्जाम्पल बताएं कि कली चूना को आप लोग क्या कीजिए, पानी में डालिए,
तो उसमें से क्या होगा, ऊष्मा निकलेगा। जैसे ही कली चूना में को पानी में डालेगी ना तो बुलबुला फेंकने लगता है। आपको तो पहचान है कि बुलबुला कब फेंकता है, जब पानी को हम गर्म करते हैं। हम लोग बर्तन में पानी को गर्म करते हैं ना, तो देखती होगी कि कुछ देर के बाद उसमें से क्या होता है, बुलबुला। इसका मतलब क्या है कि पानी का तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जैसे मान के चलिए ये हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन से यदि हमको जल बनता है, क्या बनता है, जल बनता है। तो इस जल को बनने के लिए हमें अधिक हीट की आवश्यकता होती है, यानी हमको बाहर से इसको क्या करना पड़ता है, उष्मा देना पड़ता है, तब जाकर के ये क्या जल का निर्माण होता है। क्लियर है। उसके बाद बोला कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मोमबत्ती को पिघलाए तो क्या हो गया, तो पिघल के क्या द्रव अवस्था में, ठोस था मोमबत्ती, क्या था पहले मेरा, ठोस था। अब वो किस रूप में बदल गया, द्रव के रूप में। बदला कि नहीं बदला। मोमबत्ती को जब तक जलाते नहीं है, जलाते हैं तो इसमें से क्या निकलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना, तब तो निकल रहा है। इसमें से रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद क्या CO2 गैस निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और ये जो ठोस अवस्था में था वो पिघल करके किस में, द्रव अवस्था में आ गया। फिर द्रव कुछ देर के बाद क्या होता है, ठंडा होकर के फिर पुनः क्या होता है, ठोस में बदल जाता है। इसका जो छठा पॉइंट है ध्यान दीजिएगा, कहता क्या कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, गंध में परिवर्तन होता। समझिएगा क्या कहता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उसके क्या गंध में भी परिवर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल कहता है कि जब एथेनॉल को, किसको, एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल के साथ 2-3 बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, तब एथिल एथेनोएट या एथिल एसीटेट नामक एस्टर बनने का कारण इसमें क्या होता है, एक मीठा गंध निकलता है। जैसे फल पकता है ना, जैसे क्या होता है, फल भी पकता है तो क्या होता है, उसमें से मीठा गंध निकलता है। ये है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में क्या, अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या गंध में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो जैसे में थोड़ा आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे में लिखिए, देखिए ये आपका क्या है, एथिल एल्कोहल है, क्या है, एथिल एल्कोहल है ना, एथिल एल्कोहल है, या इसको क्या कहेंगे, एथेनॉल भी कहते। कार्बन की 2 संख्या पढ़ेंगे हम लोग, कार्बन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो। और ये क्या है आपका एथेनोइक, 2 को कार्बन यहां भी है, ये आपका बन गया क्या, एथेनोइक क्या अम्ल। और ये जो आपका है H2O, ये जो आपका H2O है ना, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, किसके किसके बीच, एथिल अल्कोहल और एथेनॉल का आपस में क्या कराया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको बैटरी अम्ल भी कहते हैं, की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराया जाता है तो ये जल का निर्माण करता है। और यहां पर क्या ये बनता है आपका क्या, एसीटेट, ये आपका जो बन जाता है क्या बनता है, एथिल क्या, एथेनॉल
एथेनोएट, जो आपका ये कौन सा एस्टर ग्रुप का, एस्टर ग्रुप का ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है। ये क्या है, एस्टर ग्रुप का क्या है, कार्बनिक यौगिक है। हम लोग पढ़ेंगे जब बच्चों, जब चौथा चैप्टर पढ़ेंगे ना कार्बनिक, तो वहां पर हमको ये ग्रुप पढ़ना है, उसकी पहचान क्या है सब बताएंगे, A to Z एक एक करके बताएंगे। तो यहाँ पर क्या कहा कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गंध में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी एथिल एल्कोहल को एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल, किसके उपस्थिति में, हाँ, तो एथिल एथेनोएट, हाँ, और जल, यानी ये एथिल एथेनोएट जो होता है ना, ये कैसा गंध होता है, मीठा होता है। क्या होता है, मीठा गंध। एल्कोहल लिखा है ना, तो ये भी लिख सकते हैं एथेनॉल, H2SO4 है।